दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद यानी ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा वैश्विक पवन रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। क्या है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद? 2005 में स्थापित वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद पवन ऊर्जा उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है। यह परिषद विश्व स्तर पर उद्योग की संगठित आवाज का प्रतिनिधित्व करती है। क्या है रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु? वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष विश्व भर में पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस दशक के भीतर 2021 में स्थापित 94 GW की क्षमता को चौगुना करना होगा। आवश्यक प्रावधान के बिना ग्लोबल वार्मिंग को पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्य अर्थात पूर्व औद्योगिक स्तर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। 2022 में नए उपतटीय प्रतिष्ठानों की स्थापना मुख्य रूप से चीन में प्रतिष्ठानों की स्थापना कम होने के कारण वर्ष 2019 से 2022 के स्तर तक कम होने की संभावना है। बाजार वृद्धि में वर्ष 2023 में पुनः गति पकड़ने की उम्मीद है और यह अंततः 2026 में 30 GW के निशान को पार कर जाएगी। उपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ निवेश पर प्रतिफल को भी बढ़ाता है। क्या है विकास के लिए आने वाली चुनौतियां? अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्यों पर केंद्रित असंगत नीतिगत वातावरण, खराब तरीके से डिजाइन किए गए बाजार जिसकी वजह से बैंक को स्वीकार्य अक्षय ऊर्जा परियोजना शुरू नहीं हो पाती है। अवसंरचना और पर्यटन बाधाएं, अक्षय प्रौद्योगिकियों से संबंधित पर्याप्त औद्योगिक और व्यापार नीतियों की कमी तथा शत्रुतापूर्ण राजनीतिक या गलत सूचना अभियान। क्या है भारत में भविष्य की संभावनाएं? 2021 में 1.4 GW से अधिक पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी जो कि पिछले वर्ष के दौरान 1.1 GW की पवन ऊर्जा स्थापन से अधिक है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक 5 गीगावाट उपतटीय क्षमता और 2030 तक 30 गीगावाट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने अभी तक अपनी उपतटीय पवन ऊर्जा सुविधा विकसित नहीं की है। भारत अपनी 7,600 किलोमीटर की तट रेखा के साथ 127 GW उपतटीय पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। क्या है समय की मांग? सरकारों को नियोजन संबंधी बाधाओं और ग्रिड कनेक्शन चुनौतियों जैसे मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है। पवन आधारित उत्पादन क्षमता में वृद्धि को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं को भूमि आवंटन और ग्रिड कनेक्शन परियोजना सहित परमिट प्रदान करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए। बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा के नियोजन हेतु कार्यबल की योजना मुख्य नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए और ग्रिड संबंधी परियोजनाओं में निवेश 2030 तक मौजूदा स्तर से तिगुना होना चाहिए। ऊर्जा तंत्र में वार्षिक संक्रमण संबंधी निवेश 2019 के स्तर से 2.7 गुना बढ़कर 2030 तक $5.69 ट्रिलियन प्रति वर्ष किया जाना चाहिए। पवन आपूर्ति श्रृंखला की नई भू राजनीति का सामना करने के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक निजी सहयोग की भी आवश्यकता है। वस्तुओं और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा को दूर करने के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय नियामक ढांचे की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इन न्यूज़ टॉपिक। क्यों हो रहा है भारत में कोयला संकट? जाने इसके कारण, प्रभाव व भविष्य की चुनौतियां। घरेलू कोयला की आपूर्ति में आ रही बाधाओं के कारण देश में उभरते ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने सम्मिश्रण उद्देश्यों सहित बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने का फैसला किया है।
इस संकट से उबरने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। घरेलू कोयले की मांग पर दबाव कम करने के लिए सभी कंपनियों को अपनी बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 तक आयातित कोयले की लागत को पास थ्रू के रूप में अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार ने सभी राज्यों से विवेचित कोयला स्टॉक मापदंडों के अनुसार बिजली संयंत्र में पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखने के लिए मात्र 4% की बजाय 10% की सीमा तक सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए आयातित कोयले का उपयोग करने के लिए कहा है। भारत विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक, उपभोक्ता और उत्पादक देश है और इसके पास कोयले का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। लेकिन बिजली की मांग में भारी वृद्धि, जो कि महामारी से पहले के स्तर को पार कर चुकी है, का मतलब है कि राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया द्वारा की जा रही कोयले की आपूर्ति अब पर्याप्त नहीं है। क्या है कोयला स्टॉक की वर्तमान स्थिति? कोयला संकट की वर्तमान स्थिति टच एंड गो अर्थात उपभोग करो और खत्म जैसी है और यह अगले 6 महीने में काफी असहज हो सकती है। भारत के ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार केवल कुछ दिनों के ईंधन की आपूर्ति कर सकता है। विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश के ताप विद्युत संयंत्रों में पिछले महीने के अंत में कोयले का स्टॉक मानक आवश्यकता का केवल 36% था, जो केवल लगभग 11 दिनों के लिए पर्याप्त होगा। यह स्थिति काफी चिंताजनक है क्योंकि भारत में कुल विद्युत स्रोतों में कोयला चालित संयंत्रों का योगदान लगभग 70% है। यह उम्मीद की जाती है कि अप्रैल 2022 में ऊर्जा की चरम मांग 210 गीगावाट तक बढ़ सकती है। इसलिए सभी कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के पास पर्याप्त कोयला भंडार होना चाहिए, जिससे पीक आवर्स के दौरान लगभग 160 गीगावाट तक कोयला आधारित बिजली की आपूर्ति हो सके। क्या है इस कमी के कारण व कमी से पड़ने वाले प्रभाव? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले के उच्च कीमतों के कारण आयात में तेज गिरावट, महामारी की दूसरी लहर के बाद बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों ने कोयले की मांग में हुई वृद्धि। अगर उद्योगों को बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है तो इससे भारत की आर्थिक बहाली में देरी हो सकती है। कुछ व्यवसायों को अपने उत्पादन में कटौती करनी पड़ सकती है। भारत की आबादी और अविकसित ऊर्जा बुनियादी ढांचे को देखते हुए बिजली संकट काफी लंबा और कठिन हो सकता है। क्या है भारत की आगे की कार्रवाई? कोल इंडिया और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा कोयले खानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु और अधिक खदानों को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। अधिक वित्तीय लागत होने के बावजूद भारत को अपने आयात को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। कोयला क्षेत्र में हुए हालिया सुधार। कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति दी गई है। निजी क्षेत्र को 50 ब्लॉकों में खनन करने का प्रस्ताव दिया गया है। बिजली संयंत्रों को धोए गए कोयले का उपयोग करने के लिए आवश्यक विनियमन को हटाकर इस क्षेत्र में प्रवेश मापदंडों को उदार बनाया जाएगा। निजी कंपनी को निश्चित लागत के स्थान पर राजस्व बंटवारे के आधार पर कोयले ब्लॉकों की पेशकश की जाएगी। राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से कोयला गैसीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कोल इंडिया की कोयला खदानों से कोल बेड मीथन यानी CBM निष्कर्षण अधिकार नीलाम किए जाएंगे। कोयले क्षेत्र में आने वाली आगे की चुनौतियां। कोयला भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रचारू मात्रा में उपलब्ध जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों के 55% की आपूर्ति करता है। देश की औद्योगिक विरासत स्वदेशी कोयले पर टिकी हुई है। पिछले 4 दशकों में भारत में वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा खपत में लगभग 700% की वृद्धि हुई है। भारत में वर्तमान प्रति व्यक्ति वाणिज्यिक प्राथमिक ऊर्जा खपत लगभग 350 किलोग्राम प्रति वर्ष है, जो विकसित देश की तुलना में काफी कम है। बढ़ती आबादी, वृद्धिशील अर्थव्यवस्था और जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश से प्रेरित भारत में ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की सीमित भंडार क्षमता, जल विद्युत परियोजना पर पर्यावरण संरक्षण प्रतिबंध और परमाणु ऊर्जा की भू राजनीतिक धारणा को ध्यान में रखते हुए कोयला भारत के ऊर्जा पारदर्शी के केंद्र पर बना रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम। दूरसंचार विभाग ने 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी VEPP पहल के लिए अभिसूची की अभिव्यक्ति आमंत्रित किए हैं। क्या है 5G VEPP? 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम पहल के तहत 5G उपयोग के मामले के विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों, स्टार्टअप हब के साथ साझेदारी में आवश्यक अनुमोदन की सुविधा प्रदान करेगा ताकि उपयोगकर्ता उद्योग परिसर को सक्षम बनाया जा सके। इसके तहत दूरसंचार विभाग द्वारा आवश्यक प्रौद्योगिक स्पेक्ट्रम भी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। क्या है 5G VEPP का उद्देश्य? इस पहल का उद्देश्य 5G यूज केस इकोसिस्टम हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग साझेदारी के तेजी से निर्माण करना तथा विशेषकर उपयोगकर्ता या वर्टिकल उद्योग की आवश्यकताओं को विशेष जोर देते हुए पूरा करना है। 5G VEPP का महत्व। 5G वर्टिकल एंगेजमेंट एंड पार्टनरशिप प्रोग्राम को उद्योग वर्टिकल के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें उपयोगकर्ता वर्टिकल और 5G टेक हितधारकों के बीच घनिष्ठ सहयोग को सक्षम करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से अभिनव 5G उपयोग के मामले के परीक्षण सह उत्पादन आधार के रूप में क्षमता है और ये संबंधित आर्थिक कार्य क्षेत्र में 5G डिजिटल समाधानों को आजमाने और परिष्कृत करने के लिए एक गुणक प्रभाव को ट्रिगर कर सकते हैं। भारत में 5G तकनीक के परीक्षण और शुरुआत संबंधी मामले। सरकार के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी वर्ष 2022 में ही की जाएगी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें कम से कम 3 महीने की और देरी हो सकती है, क्योंकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अभी तक इस तकनीक और संबंधित विभिन्न पहलुओं का परीक्षण पूरा नहीं किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा हितधारक परामर्श अंतिम चरण में है और यह वर्ष 2022 की शुरुआत में दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इस बीच निजी दूरसंचार कंपनियों ने 5G के रोल आउट के संबंध में विभिन्न स्तरों जैसे कि परीक्षण करना, परीक्षण गति और स्वदेशी 5G नेटवर्क बनाना पर काफी प्रगति की है। आखिर क्या है 5G? 5G तकनीक मोबाइल ब्रॉडबैंड की अगली पीढ़ी है। यह तकनीक अंततः 4G LTE कनेक्शन को प्रतिस्थापित करेगी या इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि करेगी। क्या है 5G तकनीक की विशेषताएं और लाभ? यह तकनीक मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पर कार्य करती है, जिसके द्वारा काफी बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज गति से भेजा जा सकता है। 5G तकनीक 3 बैंड्स अर्थात निम्न, मध्य और उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम में काम करती है। मल्टी GBPS ट्रांसफर सेट तथा अत्यधिक कम विलंबता 5G तकनीक इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ताकत का उपयोग करने वाली एप्लीकेशन का समर्थन करेगी। 5G नेटवर्क की बढ़ती हुई क्षमता लोड स्पाइक्स के प्रभाव को कम कर सकती है, जैसे कि खेल आयोजकों और समाचार कार्यक्रमों के दौरान होता है। क्या है 5G प्रौद्योगिकी का महत्व? भारत की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में 5G के महत्व पर प्रकाश डाल गया है, जिसमें कहा गया है कि एक वृद्धिशील स्टार्टअप समुदाय सहित 5G, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक अवसरों के एक नए क्षितिज को खोलने तथा डिजिटल जुड़ाव को तीव्र एवं गहन करने का वादा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले। वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के कई वर्तमान न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप इस वर्ष शीर्ष अदालत में कई पद रिक्त हो जाएंगे। क्या है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी संबंधित चिंताएं? सुप्रीम कोर्ट में यह सेवानिवृत्तियां ऐसे समय पर हो रही हैं जब अदालत विशेष रूप से महामारी की क्रूर लहरों के बाद खुद को स्थिर करने की प्रक्रिया में है और अदालत में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। भारत की कानूनी प्रणाली में विश्व में लंबित मामलों का सबसे बड़ा बैकलॉग अर्थात पिछले मामलों का ढेर है।
लगभग 30 मिलियन मामले लंबित है और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि स्वयं की कानून व्यवस्था की खामियों को दर्शाता है। और इस बैकलॉग के कारण भारत के जेलों में अधिकांश कैदी मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे विचाराधीन बंदी हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले। सुप्रीम कोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2022 तक शीर्ष अदालत में 70,362 मामले लंबित हैं। इनमें से 19% से अधिक मामले न्यायिक सुनवाई के लिए अदालत की पीठ के समक्ष पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इनकी आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। 52,110 मामले अभी प्रवेश के स्तर पर ही हैं। वहीं 18,522 मामले नियमित सुनवाई से संबंधित है। संविधान पीठ के समक्ष मामलों की कुल संख्या 422 है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2 साल के वर्चुअल सिस्टम के बाद पूर्ण वास्तविक सुनवाई फिर से शुरू की है। लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार को एक कुशल और जिम्मेदार वादी में बदलने के लिए राष्ट्रीय मुकदमा नीति 2010 को लागू किया गया है। राष्ट्रीय मुकदमा नीति 210 के अनुरूप सभी राज्यों द्वारा राज्य मुकदमा नीतियां तैयार की गई है। जिन मामलों में सरकार एक पक्ष के रूप में है, उन पर नजर रखने के उद्देश्य से 2015 में कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम तैयार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि 6 महीने या 1 साल के कारावास की सजा पाने वाले अपराधियों को पहले से ही भरी हुई जेल पर और बाहर डालने के लिए भेजने के बजाय उन्हें सामाजिक सेवा कर्तव्यों का आवंटन किया जाना चाहिए। क्या है समय की मांग? राष्ट्रीय मुकदमा नीति को संशोधित किया जाए। मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार और न्यायपालिका के मध्य समन्वित कार्रवाई की जानी चाहिए। उच्च न्यायालयों पर बोझ कम करने के लिए निचली अदालतों में न्यायिक क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। न्यायपालिका का व्यय बढ़ाना चाहिए। कोर्ट केस मैनेजमेंट और कोर्ट ऑटोमेशन सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए। विश्व वरिष्ठ पीठों का गठन। मजबूत आंतरिक विवाद संबंध तंत्र। न्यायाधीशों को छोटे और अधिक सुस्पष्ट निर्णय लिखने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ टॉपिक। ओपेक प्लस। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विश्व तेल बाजार को स्थिर करने के लिए ओपेक प्लस उत्पादन समूह के सहयोग का आकलन करते हुए इसे सकारात्मक बताया है। सऊदी अरब और फारस की खाड़ी के अन्य प्रमुख तेल उत्पादकों ने यूक्रेन में संकट और रूसी निर्यात पर संभावित प्रतिबंधों के बारे में चिंताओं के बीच कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर अमेरिका द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए की जा रही मांग का अब तक विरोध किया है। इसलिए हालात को नियंत्रण करने के लिए इस तरह के उपाय आवश्यक है। क्या है ओपेक प्लस? ओपेक प्लस कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का एक गठबंधन है। यह गठबंधन वर्ष 2017 से तेल बाजारों में की जाने वाली आपूर्ति में सुधार कर रहा है। ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल है। क्या है ओपेक? ओपेक पेट्रोलियम नियंत्रक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1960 में आयोजित बगदाद सम्मेलन इराक में 5 देशों इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। ये 5 देश ओपेक संगठन के स्थापक सदस्य थे। ओपेक एक स्थायी अंतरण सरकारी संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों के माध्यम पेट्रोलियम नीतियों का समन्वयन और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता राष्ट्रों के लिए पेट्रोलियम की सफल आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। पर्याप्त मात्रा में तेल निर्यात करने वाला तथा संगठन के आदर्शों को साझा करने वाला कोई भी देश ओपेक का सदस्य बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।